एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। हमेशा स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं शून्य काल के बारे में। शून्य अर्थात जीरो आवर के बारे में। क्या होता है जीरो आवर, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से आया जीरो आवर, क्या जीरो आवर कहीं हमने किसी दूसरी कंट्री से लिया है या मेरे ही देश से ये उपजा? तो बिल्कुल सही बात है, ये मेरे देश की ही उपज है, मेरे देश के ही पार्लियामेंट से इसकी उद्भव हुआ है। याद रखिएगा, अगर आपसे ज़ीरो आवर के बारे में पूछे जाए कि ज़ीरो आवर की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, कौन से देश से, तो बिल्कुल भारत की संसद से मानी जाती है जीरो आवर की शुरुआत। हमारे देश की संसद से, पार्लियामेंट से ही जीरो आवर अर्थात शून्य काल का उद्भव हुआ है, शून्य काल जन्मा है। शून्य काल की उपज, शून्य काल की पैदाइश हमारी भारतीय पार्लियामेंट है। तो आज हम शून्य काल के बारे में जानेंगे कि शून्य काल क्यों इम्पोर्टेंट है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। शून्य काल बोला किस समय को जाता है, उसमें क्या क्या बातें, क्या क्या मुद्दे रखे जाते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रश्न काल से संबंधित बहुत सारी बातें कर ली। प्रश्न काल कैसे होता है, प्रश्न कैसे लिए जाते हैं संसद में, प्रश्न कैसे ग्रहण किए जाते हैं, साथ ही पूछे कैसे जाते हैं, प्रश्न काल का मूल्यांकन किया कि क्यों इम्पोर्टेंट है प्रश्न काल अपने आप में। आज हम शून्य काल के बारे में बात करेंगे। नियमों में शून्य काल का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, जो हम भी हमारे रूल्स और रेगुलेशन है पार्लियामेंट में, उसमें कहीं भी शून्य काल का जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं लिखी है शून्य काल के बारे में। शून्य काल का नाम 1960 और 1970, तो ये दशाब्दी हो गई, 10 साल के बीच का समय हो गया ना, 1960 से 70 तक का। शून्य काल का नाम 1960 और 1970 की दशाब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, जो दशाब्दी 1960 से 70 की, उसके जो प्रारंभ के वर्ष है, जैसे 61, 62, 63, 64, 65, तो ये प्रारंभिक वर्षों में किसी समय समाचार पत्रों में तब दिया गया जब बिना पहले सूचना के, यानी कि बिना बताए, बिना पहले सूचना दिए कि हाँ इस तरीके का कोई मुद्दा वहाँ उठाया जाएगा। तो कब दिया गया? समाचार पत्रों में तब दिया गया जब बिना पहले सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई। तो पहली बात तो ये दी कि इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, 1960 से 1970 की दशाब्दी के प्रारंभिक वर्षों में। साथ ही समाचार पत्रों में तब यह शब्द प्रयोग में आया जब बिना पहले सूचना के, जो भी अविलंबनीय, यानी कि इन पर विलंब नहीं कर सकते, इमीडिएटली इन पर बात होनी है, तो अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा है। इनमें जिन मुद्दों को, जिन पर विलंब नहीं कर सकते, इमीडिएटली उठाना है, उस तरीके के मुद्दे जीरो आवर्स में अर्थात शून्य काल में उठाए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, क्या संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदनों में प्रश्नकाल का के जो ठीक बाद का समय होता है, आमतौर पर शून्यकाल जीरो आवर के नाम से जाना जाने लगा। तो अगर आपसे आमतौर पर, सीधे तौर पर अगर पूछा जाए कि संसद में शून्यकाल जीरो आवर का समय किसे कहा जाता है, तो प्रश्नकाल के ठीक तुरंत बाद का, यानी कि प्रश्नकाल समाप्त हो उसके तुरंत बाद का। हमने जिक्र किया है प्रश्नकाल का समय क्या होता है, अगर नहीं पता तो एक बार जाके चेक कीजिए, क्योंकि सीधा पूछ लिया जाता है प्रश्नकाल का टाइम क्या होता है, शून्यकाल का समय क्या होता है। तो संसद के दोनों सदन में प्रश्नकाल के ठीक, या कह सकते हैं आप तुरंत बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल अर्थात जीरो आवर के नाम से जाना जाने लगा। इसके अर्थ से इसके जो अर्थ हैं जीरो आवर के, शून्यकाल के, वो एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। कैसे, क्यों इसको जीरो आवर या शून्यकाल नाम दिया गया? 12 बजे का दोपहर का समय ना तो मध्याह्न पूर्व का समय होता है, यानी कि या तो मध्याह्न पूर्व का समय होता है 12 बजे के समय, और ना ही मध्याह्न पश्चात का, ना ही उसके बाद का समय होता है, तो भी तो एक अर्थ ये निकल गया। दूसरी बात, शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होने का कारण इसे शून्यकाल जीरो आवर नाम से जाना लगा, यानी कि शून्यकाल जो 12 बजे प्रारंभ होता है, इस कारण से इसको शून्यकाल या जीरो आवर के नाम से जाना जाने लगा।
तो अगर आपसे पूछे कथन कारण के क्वेश्चन आए कि शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसको शून्यकाल से जाना जाने लगा, तो बिल्कुल। इसके एक से कई अर्थ है, तो बिल्कुल है। अब आपसे एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे तौर पर पूछा जा सकता है कि लोकसभा में शून्यकाल का समय क्या है और राज्यसभा में शून्यकाल का समय क्या है। तो लोकसभा में शून्यकाल का समय है 12 बजे और राज्यसभा में जो शून्यकाल का समय है वो 1 घंटा पहले, यानी कि 11 से 12 के बीच का जो समय है वो शून्यकाल का होता है। तो राज्यसभा का जो शून्यकाल का समय है वो लोकसभा के शून्यकाल से 1 घंटे पहले का है। लोकसभा में 12 बजे का है और राज्यसभा में 11 बजे से है, 11 बजे से 12 बजे तक का। क्लियर? तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। बाद में 7वीं, अब ये बात हो गई कि शून्यकाल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 12 बजे प्रारंभ होने के कारण। क्योंकि पहले शून्यकाल पूरे 1 घंटे तक चलता था। कितना? 1 घंटे, 1 आवर, अर्थात 1 बजे मध्य पूर्ण पर सदन के मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होने तक, यानी कि 1 बजे लंच होता है तो तब तक शून्यकाल चलता था, 12 से 1 बजे तक। लोकसभा में तो 12 से 1 है ना, तो 12 से 1 बजे तक चलता था, जब तक लंच का टाइम नहीं होता था सदन के। तो इस कारण से भी इसको शून्यकाल, 0 आवर कहा जाने लगा, 1 घंटे का समय। मैंने आपको 3 तरीके से बताए अर्थ। पहला ये कि 12 बजे तक का समय ना तो मध्याह्न पूर्व में आता है और ना ही मध्याह्न पश्चात का, तो एक ये भी कारण है। दूसरा, शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होता है, इस कारण से भी इसको शून्यकाल कहा जाने लगा। तीसरा, क्योंकि पहले शून्यकाल पूरे घंटे तक चलता था, 0 आवर, यानी कि आवर क्यों लगाया पीछे, आवर, तो पूरे 1 घंटे तक चलता था, यानी कि 1 बजे मध्याह्न पूर्व तक, यानी कि 12 से 1 जब तक लंच होता था तब तक चलता था। इस कारण से 0 आवर नाम दे दिया, आवर जो पीछे जोड़ दिया गया 1 घंटे का, तो वो आवर नाम इस कारण से दे दिया गया। क्लियर? तो 1 बजे मध्याह्न पूर्व तक सदन के मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होने तक चलता है। लोकसभा में आपको पता ही है 12 बजे का समय होता है, 12 से 1 का। बाद में 1 का है, परंतु अभी हम पढ़ेंगे कि कितने लंबा समय भी इस चीज पर, किस पर, शून्यकाल पर लंबा समय खींचा है, रिकॉर्ड भी बन चुका है। बाद में 7वीं और 8वीं लोकसभाओं में शून्यकाल सामान्यतः 5 से 15 मिनट तक ही चलता रहा। तो 2 लोकसभा के काल, 7वीं और 8वीं लोकसभा में जो शून्यकाल का टाइम ड्यूरेशन हो गया वो 5 से 15 मिनट तक का हो गया, लगभग सिर्फ इतना घट गया। यानी कि 8वीं लोकसभा में शून्यकाल कार्रवाई में अधिक से अधिक समय लगा। तो 8वीं लोकसभा हुई बाद में, लास्ट में, तो उसमें अधिक से अधिक समय लगा, 32 मिनट। सबसे ज़्यादा कौन सा? 32 मिनट का था। सबसे ज़्यादा जो 8वीं लोकसभा में समय था वो 32 मिनट का था। आधा घंटे से 2 मिनट, यानी कि 30 मिनट होते हैं आधा घंटे, तो 2 मिनट और एक्स्ट्रा। तो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं 7वीं 8वीं में लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो अगर शून्यकाल का प्रयोग किया गया, सबसे ज़्यादा शून्यकाल में समय लिया गया वो सिर्फ 32 मिनट का था। किंतु अल्पकालिक 9वीं सभा में, वो अल्पकालिक थी, यानी कि बीच में रह गई थी, समाप्त हो गई थी, अल्पकालिक थी कुछ समय के लिए। किंतु अल्पकालिक 9वीं लोकसभा में स्थिति बदली, स्थिति में बदलाव हुआ। जो ये स्थिति थी ना 7वीं 8वीं लोकसभा में 5 से 15 मिनट रह गया और हद से ज़्यादा जो था वो 32 मिनट का टाइम था। पहले 1 घंटा चलती थी, 7वीं 8वीं में 5 से 15 मिनट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 32 मिनट। परंतु जब 9वीं लोकसभा हुई, 9वीं लोकसभा की शुरुआत हुई, तब स्थिति बदली। जब अध्यक्ष रवि रॉय, कौन थे अध्यक्ष? रवि रॉय ने इस नियम विरुद्ध शून्यकाल को, अब नियम में नहीं है तो नियम विरुद्ध इसलिए कहा गया, इस नियम विरुद्ध शून्यकाल को न्याय संगत व सम्माननीय बनाने का निर्णय लिया। तो अब से पूछा भी जा सकता है कि वो कौन से अध्यक्ष थे जिन्होंने इसको नियम पूर्वक व सम्माननीय बनाने का निर्णय लिया था। तो वो थे रवि रॉय। तथा व्यवस्थित करना चाहा, इसको नियम में लाना चाहा, एक व्यवस्थित, एक न्याय तरीके से एक सम्मान दिलाना चाहा इस घंटे को, इस आवर को, शून्य आवर को, 0 आवर जिसे आप कह सकते हैं, तथा व्यवस्थित करना चाहा। नतीजा यह हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला?
शून्यकाल 1 घंटे से कहीं अधिक तक तथा कभी कभी 2-2 घंटे तक भी चलता था। तो ये इसका नतीजा निकला, इसका जो इम्पैक्ट पड़ा कि सम्मान्यजनक उसको सम्मान्य स्थान दिलाना है, तो उसका नतीजा ये निकला कि शून्य काल का जो टाइम बढ़ गया वो 1 घंटे से बढ़ के 2-2 घंटे तक होने लगा कभी कभी। तो साथ ही उससे ज़्यादा भी चला, 2 घंटे से भी ज़्यादा चलता था कभी कभी। इससे व्यवस्थित कार्रवाई के शुरू होने की प्रतीक्षा में बैठे हुए मंत्रियों व सदस्यों को स्वाभाविक खींच की अनुभूति होने लगी। तो तब ऐसा होने लगा, क्योंकि आपको पता है सिर्फ शून्यकाल तो नहीं होता, कार्रवाई में और भी डिस्कशन होने हैं, और भी व्यवस्थित जो चर्चा परिचर्चा है वो भी होनी है। तो जो वो सदस्य और वहाँ मंत्री बैठे रहते थे उनको ऐसा महसूस होने लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा खिंचता है, बाकी जो और कार्रवाई होनी है, जो व्यवस्थित जो नियमों में लिखी हुई है, उन कार्रवाई को के लिए समय का क्या, वो कार्रवाई भी तो होनी है समय में, क्योंकि टाइम तो सुबह से शाम तक का जो तय है वही होगा। रोज तो ऐसा नहीं है कि पूरे 12-12 घंटे हम सदन चला सकते हैं, नहीं चला सकते। तो अगर इतना टाइम इसमें जाने लगा तब क्या होगी, तो सदस्यों को ऐसा महसूस होने लगा कि इसमें एक कुछ नियम होने चाहिए कि भाई 1 घंटा हो गया, चलो 1 से 1.5 घंटा पहुंच गया, 2-2 घंटे से भी ज़्यादा। तो सदस्यों को खुद ऐसा न लगने लगा कि ये टाइम बहुत खींच रहा है, टाइम टेकिंग होता जा रहा है, 0 आवर शून्यकाल। यह कोई नहीं कह सकता कि इस काल के दौरान कौन सा मामला उठ खड़ा हो, यानी कि इसमें आप ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर कि इसमें कौन सा मामला उठा सकते हैं, बता नहीं सकते पहले से कि हाँ ये वाला मामला उठाया जाएगा। जब पहले पूछा ही नहीं जाता, कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो बताएंगे कैसे कि इस काल में कौन सा मामला उठने वाला है, क्या प्रश्न पूछ लिए जाएंगे सरकार से, सरकार पर कैसा आक्रमण कर दिया जाए, यानी कि ये जो शून्यकाल है इसके दौरान सरकार से किस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, उस पर कैसा आक्रमण कर दिया जाए। आक्रमण से तात्पर्य यही है कि भाई कौन सा सवाल पूछ लिया जाए, सरकार को पता ही नहीं है कि क्या पूछा जाएगा, मंत्रियों को पता ही नहीं है कौन सा सवाल है, उसका जवाब हमें क्या देना है। सडनली क्वेश्चन आएगा, पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, क्या पूछ लें पता नहीं। जब आपको कोई चीज़ पता नहीं होती, आपको कहीं जाना हो और आपने वो जगह कभी देखी ना हो, तो मन में ऐसा लगता है क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाना है, कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, वहाँ के चीज़ें कैसे होंगी। तो सडनली यही चीज़ है, वहाँ पे पूछें, पता नहीं क्या पूछ लें, क्या हमने पता नहीं उसके बारे में हमें नॉलेज है भी या नहीं, मेरे मंत्रालय को नॉलेज है नहीं, कोई नई बात ही ना खड़ी कर दे। तो सरकार भी इससे थोड़ी डरी हुई रहती है, चीज़ें रहती हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा। तो क्लियर है ये बात। प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदस्यगण ऐसे मामले उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं। भाई सदस्य इस समय बहुत ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर एक स्थान पे एक ही सदस्य को बोला जाएगा कि आप खड़े हुए, नहीं, 3-3 4-4 सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, अध्यक्ष भी परेशान हो जाते हैं इस स्थिति से। तो क्या कहा गया है कि प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदस्यगण ऐसे मामले उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं जिनके बारे में वे महसूस करते हैं कि कार्रवाई करने में देरी नहीं की जा सकती, यानी कि जो अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे हैं कि इनको तुरंत इमीडिएटली उठाया ना जाए। तो वो अगर महसूस करते हैं कि इस तरीके के मुद्दे हैं तो प्रश्नकाल समाप्त होते ही वो लोग खड़े हो जाते हैं, वो सदस्य खड़े हो जाते हैं इस तरीके के मुद्दे उठाने के लिए। इस प्रकार मामले उठाने के लिए नियमों में कोई उपबंध नहीं है। याद रखिएगा, जो इस तरीके के मामले ऐसे उठाए जाते हैं उसमें कोई उपबंध नहीं है, कोई नियम में उल्लेख नहीं है उस चीज़ का। ऐसा प्रतीत होता है इस प्रथा के, यानी कि इस प्रथा के पीछे विचार क्या है, ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? ऐसा प्रतीत होता है इस प्रथा के पीछे विचार रहा है कि ऐसे नियम जो राष्ट्रीय महत्व के मामले या लोगों की गंभीर शिकायतों संबंधी मामले सदन में तुरंत उठाए जाने में सदस्यों के लिए बाधक होते हैं, यानी कि जो नियम है, जो रूल्स और रेगुलेशन, वो सदस्यों को कहीं ना कहीं बाधक होते हैं उन मामलों उठाने में जिनको तुरंत उठाना है, जिन पर तुरंत कार्रवाई करनी है, तो वह निरर्थक है। उन्हें लोगों के प्रतिनिधियों की चिंता की मूल बातों और अधिकारों के आड़े नहीं आना चाहिए। तो कुल मिला के ऐसा प्रतीत होता है कि इसको लाने का, इसको ये जो शून्यकाल है, 0 आवर है, इसको लाने का मकसद ऐसा प्रतीत होता है कि जो नियम
जो भी नियम संसद में है, कानून है, उसके तहत जो मुद्दे नहीं उठ सकते, जो नहीं ला पाते और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो ला सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी की हाँ भाई अनुमति चाहिए, 10 दिन की सूचना दो, ये सब चीज़ें करो, नहीं, इन सब चीज़ों की कोई बाधा नहीं होती। सीधे तौर पर सदस्य खड़े होकर इसको अपनी बात रख सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसा लगता है कि इस कारण से इस 0 आवर की शुरुआत हो सकती है, कि ऐसा महसूस होता है। पर्टिकुलर कहीं कहा नहीं है कि इसलिए ही हुए, परंतु महसूस ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय महत्व के, कोई लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे हैं जिनको समय नहीं मिल पाता, संसद के जो नियम प्रक्रिया है उनमें बात करने के लिए नहीं हो पाती, तब ऐसे मुद्दे यहाँ उठाए जा सकते हैं। संसद एक राजनीतिक संस्था है जो लोगों के प्रतिनिधियों से बनती है। बिल्कुल, संसद एक राजनीतिक संस्था ही है। और उसमें बैठते कौन है, बनती कैसे है संसद? लोगों के, हमारे और आपके, हम लोग वोट देते हैं, जिन प्रतिनिधियों को हम वोट देते हैं वो जीतते हैं और उसके बाद संसद में जाते हैं, तो वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं संसद में, हमारे प्रतिनिधि हैं। संसद एक राजनीतिक संस्था है जो लोगों के प्रतिनिधियों से बनती है। सदन को बिल्कुल नियमों के अनुसार ही चलाने का प्रयास निरर्थक हो सकता है। तो ये कहा गया है कि सदन को बिल्कुल, आप कहें कि बिल्कुल नियम, रूल, रेगुलेशन में चलाने का प्रयास निरर्थक हो सकता है, सही नहीं हो सकता, मतलब कि निरर्थक, बिना किसी वैल्यू के, कि निरर्थक है ये चीज़, तो वैल्यूएशन नहीं है, निरर्थक हो सकता है। नियम सामान्य विनियमन तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं। नियम क्यों बनाए जाते हैं? रूल्स रेगुलेशन आपके मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते हैं, उसको ठीक प्रकार से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। कहते हैं ना, नियम इस तरीके से भी ना हो कि उनको जिस के लिए बनाया गया था वो मुद्दा तो हो ही नहीं रहा है। यानी कि नियम बनाए क्यों जाते हैं? नियम, रूल्स रेगुलेशन सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप बेहतर रह सके, आप ही के लिए तो काम करना है, तो इसलिए कि सब लोगों को बोलने का मौका मिले, सब चीज़ें आराम से हो सके, इस कारण से नियम बनाए जाते हैं। अब वो नियम हमें ही हानि पहुंचा रहे हो, हमारा ही भला नहीं हो रहा उनसे, तो उन नियमों का क्या फायदा? अब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी उन नियमों के कारण नहीं हो पा रही, तो नियम क्या फ़ायदा उन नियमों का? नियम होते ही किस लिए? हमारे और आपके सुविधा के लिए, ताकि हम सुविधा, अब आप बैंकों की लाइन में लग रहे हैं, ठीक है, अगर लाइन ना हो, बैंकों की लाइन हो, बिजली बिल जमा करने की लाइन हो, अब तो खैर चीज़ें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गए, परंतु पहले लाइनें होती थी लंबी लंबी, टिकट खरीदना है, लाइन है, आपको रेल में बुकिंग करवा के आपको सीधे वहाँ पर जाना है। अब तो ऑनलाइन बुक कर देते हैं, आप IRCTC की वेबसाइट पे जाएंगे और टिकट ना, अगर आप डायरेक्ट करने जाते हैं तो लाइन लगती है, बिल्कुल राशन की लाइनें लगती हैं। अब अगर ये नियम ना हो कि लाइन से लग के ले, तब क्या होगा? धक्का मुक्की होगी, कोई इधर से आ रहा है, 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 ना तो आपको समय से आपकी चीज़ें मिल पाएंगी और जो देने वाला है वो भी परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और काम जल्दी से सही प्रक्रिया से नहीं हो सकेगा। अगर आप लाइन में खड़े हैं, ट्रैफिक जाम भी क्यों होता है कि लोग बात क्या करते हैं, भाई इधर है, आप इस लाइन से जा रहे हैं और ये वाली लाइन जो है वो आने वालों की है। जब इधर ही कई बार होते हैं ना, जल्दबाजी के चक्कर में इधर से जाना शुरू कर देते हैं, तो जाने वाले भी और आने वाले भी, तो क्या होता है? जाम लग जाता है। एक ही रोड पे जाने वाले आने वाले दोनों जाते हैं तो जाम लग जाता है। तो यही चीज़ है कि नियम क्यों बनाए जाते हैं। अब आप लाइन से चीज़ लेंगे, आराम से जो आपको हैंडल कर रहा है, अगर आप राशन लेने जा रहे हैं तो राशन डीलर, आप टिकट बुक कराने जा रहे हैं, या मेट्रो में भी अगर आप टिकट लेते हैं तो लाइन लगानी पड़ती है। अगर आप लाइन में नहीं हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, चीज़ें काम सही से नहीं होते। हो सकता है कई बार कुछ सदस्य वहाँ पे आक्रोशित भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, भाई कोई दबंग से हुए कि भाई मुझे पहले टिकट दो, मेरे को पहले लेना, और आप बहुत देर से खड़े, आपका नंबर आया ही नहीं 3-4 घंटे तक। और नियम है लाइन में लगाने वाला, तो भाई जिसका नंबर है, जो पहले आया वो पहले पाएगा, जो बाद में आया वो उसके बाद पाएगा, जो उसके बाद आया वो उसके बाद पाएगा। तो नियम विनियम इसलिए होते हैं, और वही विनियम वगैरह हमें हानि पहुंचाने लगे तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। कि भाई लाइन तो लग रही है परंतु कोई आ गए कि हाँ हम दबंग से आगे चले गए, उसका क्या फ़ायदा?
तो नियम जिस लिए थे कि आप जल्दी आओ जल्दी पाओ, लोग जल्दी आए, नियम में चले, वो तो हो ही नहीं रहा, फिर भी ऐसे ही जाके चीज़ें ले रही हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर की गई है कि संसद एक राजनीतिक संस्था है जो लोगों के प्रतिनिधियों से बनती है। सदन को बिल्कुल नियमों के अनुसार ही चलाने का प्रयास निरर्थक हो सकता है। नियम सामान्य विनियमन एवं मार्गदर्शन के लिए होते हैं व उसमें समय समय पर उत्पन्न हो सकने वाली सभी संभव स्थितियों की पहले से परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो कभी कभी ऐसी स्थिति, और कई बार ऐसा होता भी है, कुछ स्थिति उत्पन्न हो जाए उन नियमों में, कुछ चीज़ें उत्पन्न, तो कुछ स्थिति इस तरीके से उत्पन्न हो जाती है कि आप उनकी पहले नहीं सोच सकते। हाँ, ये स्थिति, अब आप घूमने जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आप नहीं सोच सकते कि सडनली मेरा टायर पंचर हो जाएगा या कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, मेरा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप नहीं सोच सकते। आपकी प्लानिंग पूरी थी कि मुझे घूमने जाना है, नहीं जा पाए। आपने एयर टिकट करवा रखी थी कि हमें बाहर घूमने जाना है, विदेश यात्रा करनी है, परंतु सडनली फ्लाइट कैंसिल हो जाए। आपने सोचा नहीं था परंतु हो गई। हो सकता है जिस देश में घूमने जा रहे हो वहाँ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, रात तक आपका प्लान पूरा था, सुबह पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई क्योंकि उस देश में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि नहीं जा सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं। जनरली जब आप बुक की कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो अगर आप अपनी आसपास की चीज़ों को उनसे जोड़ कर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप पूरा ही दिमाग किताबी वाला लेके चलेंगे तो वो पढ़ तो लेंगे, रट लेंगे, रटना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको UPSC क्लियर करना है तो रट के काम नहीं चलने वाला। 10th 12th के एग्ज़ाम नहीं है कि रट लिया, रट के काम नहीं चलता। चीज़ों को समझिए, प्रैक्टिकल समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों प्रैक्टिकल कराए जाते हैं? आपने बीटेक कर ली और आपने कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। पढ़ाई बहुत कर ली, अगर सामने चीज़ आ गई आप पहचान भी नहीं पा रहे कि जिस चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा था वो यही है, इसको ऐसे, क्या फ़ायदा। इसलिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आसपास की चीज़ों से अपने जोड़ के पढ़ेंगे ना, चीज़ों को बहुत अच्छी से समझ में आएंगी और बर्डन भी नहीं लगेगी पढ़ाई। तो यही बात की जा रही है कि स्थितियों को पहले से परिकल्पना नहीं की जाती। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। कई बार जीवन में, हमारी लाइफ में, आम जिंदगी में भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा होता कि ऐसी स्थितियां भी हो जाएंगी। नियमों की दृष्टि से शून्यकाल एक अनियमितता है। क्यों अनियमितता है? क्योंकि ना तो नियमों में उसका उल्लेख है और ऐसा भी नहीं है कि भाई एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स है कि सिर्फ 1 ही घंटा चलेगा, 1 घंटे में ही समाप्त हो जाएगा। नहीं, 1 घंटा चल रहा है, 1 से 1.5 भी हो सकता है, 2 भी, और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये अनियमितता है। ये कहा गया है कि नियमों की दृष्टि से शून्यकाल एक अनियमितता है। मामले बिना पूर्व सूचना या बिना अनुमति के उठाए जाते हैं। शून्यकाल में जो मामले उठाए जाते हैं वो बिना पहले सूचना दिए, बिना अनुमति के उठाए जाते हैं। इससे सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि और भी बहुत सारी कार्रवाई करनी होती है जो नियमों में उल्लेखित है, वो कार्रवाई भी तो करनी है। अगर यही 4-4, 5-5 घंटे कार्रवाई चलेंगी तो कैसे काम होगा? तो यही बात कही गई कि इससे सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ हो जाता है व इससे सदन में विधायी, वित्तीय और अन्य नियमित कार्य का अतिक्रमण होता है। जो से सदन के डेली के काम है, विधायी कार्य, विधि बनाने का, और वित्तीय कार्य, पैसों से, वित्तीय से संबंधित या जो नियमित कार्य हैं उनका अतिक्रमण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जब ये लंबी खिंच गई तो वो उनको समय कितना मिलेगा? अब इसकी कार्रवाई 3-4 घंटे चल रही है तो उनका समय तो कम हो ही जाएगा ना बाकी कार्यों का। कई सदस्यों के एक साथ बोलने से, मैंने आपसे अभी क्या कहा कि इसमें ऐसा नहीं है कि रूल्स रेगुलेशन है कि आप खड़े होइए, आप बोलिए, आप बैठ जाइए। नहीं, कई सदस्य एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं। क्या समझ में आता है, क्या होता है पता नहीं। कई बार इतना आक्रोशित, इतने उत्तेजित हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अध्यक्ष को बहुत परेशानी होती है, जो भी उस समय उसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं, जो पीठासीन अधिकारी बैठे होते हैं वहाँ पर। तो ये कहा गया है कि कई सदस्यों के एक साथ बोलने से पीठासीन अधिकारी का काम बहुत कठिन हो जाता है। अतः आवश्यक है कि अध्यक्ष व सदन नियमित कार्य में ऐसी बाधा को प्रोत्साहन ना दे। जो ऐसी बाधा है, बिल्कुल देखिए रूल्स और बिल्कुल ठीक है, शून्यकाल है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, परंतु हर चीज़ में थोड़े नियम रेगुलेशन ज़रूरी है। अति किसी भी चीज़ की बुरी है। अति दुर्गति में कब परिवर्तित हो जाती है पता ही नहीं चलता।
इस समय जैसी स्थिति है, अगर आपसे स्थिति पूछी जाए तो उसको कहा गया है कि इस समय जैसी स्थिति है उससे प्रतीत होता है कि शून्यकाल हमेशा के लिए स्थायी हो गया, यानी कि अब इसे हटाया नहीं जा सकता, अब इसकी अपनी एक वैल्यू हो गई, ये चीज़ हो गई, तो ये परमानेंट हो गया। ये कहा गया कि इस समय जैसी स्थिति है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शून्यकाल स्थायी हो गया है। अध्यक्ष श्री पाटिल जी ने, जो अध्यक्ष रहे होंगे उस समय, तो अध्यक्ष श्री पाटिल जी ने इसे विनियमित करने की, रूल्स रेगुलेशन इसको नियमित करने की, विनियमित करने की, तथा इसकी समयावधि पर भी, जो इसकी समय की अवधि है, टाइम ड्यूरेशन है, उस पर भी बहुत समझदारी से, शार्पनेस से नियंत्रण की चेष्टा की थी। बाद के अध्यक्षों ने, यानी कि पाटिल जी के जो बाद के अध्यक्ष थे, बाद के अध्यक्षों के काल में शून्यकाल को लगभग पूर्ण वैधता प्राप्त हो गई। एक कार्य अवैध होता है, एक वैध होता है, यानी कि अवैध कार्य जो छुपे बिना चुपचाप किए जाते हैं, जिनका रूल्स और रेगुलेशन में कोई जिक्र नहीं होता परंतु वो कार्य हो रहे हैं, तो वो अवैध होते हैं। वैध, तो अब वैधता, तो वैध कार्य वो होते हैं जिनका सबको पता होता है, वैध तरीके से काम किए जा रहे हैं। वैध अवैध दो तरीके पता होगा आप सबको। सोना आप सीधे खरीदते हैं, ठीक है, नॉर्मल है, खरीदा है आपने, एक लिमिट तक रखते हैं खरीदा, उससे हद से ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई, हाँ भाई कहाँ से आया इतना पैसा, ये तो अभी अवैध तरीके, इतने एक साल पहले तो आपके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, आज एकदम सडनली एक साल में इतनी ज़्यादा कैसे, कुछ अवैध काम किया होगा, कुछ अवैध तरीके से कमाई होगी, गलत तरीके से कमाई होगी। तो गलत और सही, तो यही बात है कि एक सही वैधता प्राप्त हो गई। बाद के अध्यक्षों के काल में शून्यकाल को लगभग पूर्ण वैधता प्राप्त हो गई है। सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्व सूचना दे दें, बस ये अपेक्षा रही, क्योंकि अब स्थायित्व आपको पता है, जब इतने लंबे समय से चीज़ें चलती आ रही हैं तो अब उसको स्थायित्व तो बनता है, और वो प्राप्त भी हो चुका है कहीं ना कहीं। आप कह सकते हैं कि पूर्ण स्थायित्व प्राप्त हो चुका है, ऐसी स्थिति बन चुकी है, अब ऐसा नहीं लगता कि इसको हटाया जा सकता है। और आपको एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में हमारे अध्यक्ष, माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी ओम बिरला जी के द्वारा एक, कहते हैं एक अब तक का सबसे लंबा समय, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी गई। ये जो हमारे शून्यकाल को लेकर, जीरो आवर को लेकर, कितनी, ये हमारे पूरे जीरो आवर में अब तक तो बताया 1 घंटा 2 घंटा उससे ज़्यादा, परंतु इन्होंने 4 घंटे 4 घंटे 4 आवर्स 48 मिनट्स, यानी कि 4 घंटे 48 मिनट तक इस काल को ये चला। तो एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई, अब तक का सबसे लंबा समय 4 घंटे 48 मिनट। आप लगभग कह सकते हैं, या तो आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री क्रिएट सबसे लंबा समय तो 4 घंटे 48 मिनट का, और लगभग 5 घंटे। अगर 5 घंटे 4 घंटे 48 मिनट नहीं आता है तो 5 घंटे आता है लगभग, तो 5 घंटे सही होगा। अगर 4 घंटे 48 मिनट एग्जैक्ट दिया है तो वो सही होगा, अगर नहीं दिया है, ये लगभग 5 घंटे दिया है तो सही होगा, या 4.5 घंटे से ज़्यादा, कुछ भी दे सकते हैं, हो सकता है वो दे दे लगभग 5 घंटे, तो वो सही है। अगर उसमें 4 घंटे 48 मिनट दिया है, लगभग 5 घंटे दिया है, तो 4 घंटे 48 मिनट वाला, क्योंकि एग्जैक्ट पता है ना 4 घंटे 48 मिनट, या 4.5 घंटे, आपको ये दे दे कि ना 4 घंटे 48 मिनट दें, ना लगभग 5 घंटे दें, 3 ऑप्शन अलग दें, और ये दे दे कि लगभग 4.5 घंटे से ज़्यादा, तो वो भी सही है, क्योंकि 4.5 घंटे से ज़्यादा तो चला ही है, तो कुछ भी दे सकते हैं। याद रखिएगा एग्जैक्ट टाइम है 4 घंटा 48 मिनट। तो एक हिस्ट्री क्रिएट करती गई, अब तक का सबसे लंबा समय। तो पता चला जीरो आवर क्या होता है, इसमें कैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, और अब ये स्थायित्व कैसे प्राप्त हो गया इसको। तो ये सारी कुछ बातें थी, आपसे इसको पूछ भी सकते हैं अगर कभी मुद्दा उठता है, चीज़ें उठती है समय को लेकर कि भाई काफ़ी समय लगता है इसमें, तो हो सकता है पूछ लें कि ये जीरो आवर सही है या नहीं। अगर सही बिल्कुल अगर बना रहे तो इसमें क्या क्या ऐसे काम किए जाए कि उसको वैधता प्राप्त करने के लिए इसमें क्या परिवर्तन किया जाए। जैसे क्या परिवर्तन हो सकता है, इसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया जाए, यानी कि भाई इतने से इतना टाइम होगा, क्योंकि बाकी कार्रवाई तो होनी है। साथ ही साथ सदस्य पूर्व सूचना दे दें, तो ये कुछ इस तरीके से बातें रख सकते हैं, क्योंकि ख़त्म करने का तो बिल्कुल सीधे से बोलिएगा भाई बात, अगर पूछे तो। हमें अपने भारत के देश, हम किसी सरकार के लिए काम नहीं करते हैं, हम
यानी कि जो भी प्रशासन में जाने वाले हैं आप सब जो भी, तो आप काम करते हैं सिर्फ देश के लिए। देश में जो भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी की हो, आपको तो देश के लिए कार्य करना है। दो देश के लिए चीज़ें सही है वो आपके लिए सही है। बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।